तेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। नवनियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर पहली बार बूंदी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां धाकड़ समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन धाकड़ समेत समाज के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने धरणी द्वार भगवान के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्री हीरालाल मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि बूंदी जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। बूंदी के विकास के लिए मैंने सीएम साहब को चिट्ठी भी लिख दी। हालांकि बूंदी जिले से भाजपा विधायक नहीं बनने पर बूंदी के विकास में कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा, इसलिए कार्यकर्ताओं को वही सकारात्मक ऊर्जा के साथ बीजेपी सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खिवसर और पालड़ी में शिविर आयोजित किए गए हैं। इस दौरान दोनों पंचायतों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 250 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन जारी कर उनके कागजात प्रदान किए गए। यात्रा के संयोजक अतिथु ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। यात्रा संयोजक भगीरथ कोठारा ने लोगों को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई है। इस दौरान एसडीएम राजेश मीणा सहित अधिकारी और कई ग्रामीण मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री बनने अविनाश गहलोत पहली बार अपने गृह क्षेत्र ब्यावर के दौरे पर पहुंचे, जहां अविनाश गहलोत ने गौ वंदे गौशाला का निरीक्षण किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और गौ माता की तस्वीर भेंट की है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने ब्यावर की समस्याओं से कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत को अवगत करवाया। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, तमाम पार्टी हाईकमान का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर ओबीसी वर्ग का, किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी जो ये संकल्प, ये यात्रा चल रही है अभी विकसित भारत की, हम चाहते हैं कि विकसित राजस्थान बने, विकसित जैतान बने। इसके लिए आम जन के कल्याण के लिए, ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी। कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, राजस्थान अपराध मुक्त बने, राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त बने और राजस्थान में स्वराज की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो। राजस्थान के 8 करोड़ जनता के हित का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। आज चूँकि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मेरा पहला दिन है, मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ, तो जयपुर से लेकर पूरे यहाँ ब्यावर जिले के बॉर्डर से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं के स्नेह को, नतमस्तक को प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद के कारण मुझे आज इस ओहदे पर पहुंचने का अवसर मिला। मैं उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको भी अंग्रेजी नववर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक ड्राइवर का मामला चल रहा है केंद्र में, सर क्या है? क्या एक ड्राइवर के भी हड़ताल करके बैठे हैं? वो कोई नहीं, वो हड़ताल खत्म हो गई है। जो केंद्र सरकार ने एक कानून लाने का जो रखा था, अब ये सूचना मिल रही है कि शायद समझौता हो गया है, कानून थोड़ी देर बाद लागू होगा। ये हिट एंड रन का जो मामला है उसमें बहुत विस्तृत विचार करके लाएगा, लेकिन फिर भी हमारी सरकार की भावना की जन जो भावना है उसका सम्मान रखिए, उसके अनुसार ही काम करेंगे। कोटा में आगामी 5, 6 और 7 जनवरी को लघु उद्योग भारतीय संगठन की ओर से स्वयं सिद्ध प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी में राजस्थान के अनेक शहरों से आई हुई महिलाएं अपने स्टॉल लगाएंगी। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाजपुरा विधायक कल्पना देवी और रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के प्रेसिडेंट राजेश बिरला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। एग्जीबिशन के समापन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोटा एक महिला इकाई की सचिव चांदनी पोटा। हमारे इसमें हर तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं। हमारे सिडबी की तरफ से 30 ऐसे स्टॉल्स लग रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें सबसे छोटे उद्योग के जो एकदम छोटे स्तर के हैं उनके स्टॉल्स हैं। बाकी इसमें जो भी सामान होते हैं, पर्स हैं, जूते चप्पल हैं, गहने हैं, सभी चीज़ें की स्टॉल्स लग रही है इसमें। क्या क्या है, थोड़ा नाम बताइए ना, किस तरह के प्रोडक्ट? हैंडमेड होते हैं ना? हैंडमेड, हस्तशिल्प के भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं। पर्सेस समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? घरेलू उत्पाद को ऊपर उठाना हमारा मकसद यही है। जो स्वयं सिद्ध एग्जीबिशन लगाई जा रही है लघु उद्योग भारती महिला इकाई कोटा द्वारा छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि महिलाएं जब खुद से काम करेंगी तो हमारा देश और बढ़िया अच्छा हो पाएगा। कितने दिन की एग्जीबिशन रहेगी? कहाँ से इसमें 3 दिन की एग्जीबिशन रहेगी, 5, 6, 7 जनवरी माहेश्वरी भवन झालावाड़ रोड पर। इसमें हमारे राजस्थान प्रदेश से, अन्य शहरों से बहुत सारी एग्जीबिशंस आ रही हैं।
जो कि अलग अलग तरह के स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आएंगी। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अयोध्या में राम मंदिर के आंगन में बनने वाली रंगोली को लेकर ग्रेनाइट से भरा ट्रक आबू रोड से अयोध्या के लिए रवाना किया। ब्यूटीफुल स्टोन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड ट्रेडर्स ने नीलेश रावल ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर के लिए आबू रोड के 1700 स्क्वायर फीट एकेडमी गोल्ड ग्रेनाइट भेजा है, जिसे अयोध्या के राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाई जाएगी। रंगोली को लेकर पत्थर के लिए 2 दिन पहले ही ऑर्डर आया है और इस दौरान तमाम बीजेपी नेता सुरेश सिंदल सहित कई लोग मौजूद रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह सांबर लेक क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सांबर लेक झील का अवलोकन किया और नमक बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सांबर पहुंचने पर पूर्व विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री गिरिराज सिंह ने सांबर सॉल्ट के सर्किट हाउस में अधिकारियों से मिलकर नमक बनाने की प्रक्रिया और गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा मिशन नमक आधारित आय के अवसर तलाश कर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाना है। गुरु, मैं रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मंत्री हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे लाखपति दीदी बनाने का जिम्मा दिया है 10 करोड़ महिलाओं को देश में। 10 करोड़ हमारी महिला हैं जो फर्स्ट फेज में हम लाखपति बनाने का एक लिमिट 2-2.5 करोड़ का रखा है। अब तो मैंने प्रैक्टिकली शुरू किया है इन मोदी का नमक, ये नमक ले जा रहा है यहाँ से। अभी मैं शुरू किया बेगूसराय में, इनके यहाँ से नमक ले जा रहा है, क्योंकि ये जो 10 करोड़ दीदी हैं, नमक, तेल, हल्दी, न्यूनतम नमक कहाँ से लेते? बाजार से लेते। बाजार से लेते तो साधारण नमक भी 20 रुपये में मिलते और पैकेजिंग ब्रांडिंग होता तो 25-30 हो जाता। तो मैं इनके साथ जोड़ा हूँ, यही देखने आया हूँ ये नमक बनता कैसे है और ये नमक की क्वालिटी क्या है। अगर ये ठीक ठाक अभी 2-3 खेप 600 टन ऑलरेडी जा चुका है, तो ये जब ये लोग एक्सेप्ट करेंगे तो मैं देश में जो हमारी 10 करोड़ बहनें हैं उसको कैसे, गवर्नमेंट की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, तो संस्था टू संस्था कैसे जोड़ पाएं, ये एक मेरा पहला उद्देश्य। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत ठेका कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। ठेका कर्मचारियों ने कहा कि 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। ज्ञापन के माध्यम से ठेका कर्मियों ने उन्हें बकाया वेतन तुरंत दिलाए जाने की मांग की है और इसी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खितड़ी कस्बे के रामकृष्ण मिशन परिसर में स्वामी विवेकानंद की गुरु मां शारदा देवी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान रामकृष्ण मिशन की ओर से 56 महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी महाप्रबंधक जीडी गुप्ता, विशिष्ट अतिथि नित मुखर्जी, आरएसएस आजवान मयूख चटर्जी उपस्थित थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार का रथवैर पंचायत समिति पहुंचा है, जहां ग्राम पंचायत जीवुत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल मीणा ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। वाहन में संचालित एलईडी द्वारा प्रधानमंत्री के संदेश के अनुसार 2047 तक विकसित भारत बनाए जाने के लिए उपस्थित सभी लोगों ने संकल्प लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा विभाग का धरती करे पुकार कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौके पर कैंप में उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड, मेरा भारत वॉलंटियर्स का पंजीकरण भी किया गया। साथ ही कृषि के उन्नत तरीकों से भी अवगत कराया गया। खेड़ली में जय श्री राम के नारे लगाते हुए अयोध्या से लाए गए अक्षत चावलों को कस्बे में घर घर जाकर वितरण किया जा रहा है। साथ ही 22 जनवरी को दीपदान करने, मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करने का आह्वान किया गया। खेड़ली में संयोजक दिनेश वधवा के नेतृत्व में स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विहिप के कार्यकर्ताओं ने अक्षत पीले चावल वितरित किए और इस मौके पर महिलाओं ने भजन गाकर प्रभु श्री राम का गुणगान किया।
खबर राजस्थान के डिग से है, जहां शादी पे गोमांस पकाने की खबर पर पुलिस फौरन संज्ञान लेते हुए शादी समारोह में पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर मांस को जब्त कर दिया। सूचना के मुताबिक नांगल गांव में शादी समारोह चल रहा था, तभी किसी ने शादी में गोमांस पकाए जाने की खबर पुलिस को दे दी। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने मौके पर छापेमारी कार्रवाई की, जहां पर कई लोग मौके से भागते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए गोमांस को जब्त कर दफना दिया। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्रियों के साथ साथ अब विधायक भी एक्शन मोड में आ गए हैं। सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा ने निगम मुख्यालय पर सिविल लाइन जोन के अधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक में महापौर मुनीश गुर्जर के साथ हेरिटेज निगम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सिविल लाइन में सफाई, अतिक्रमण, विद्युत लाइन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विधायक ने बैठक में कचरे के ढेर लगे फोटो वीडियो दिखाकर अधिकारियों को स्वच्छता और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज के आसपास शराब की दुकान हटाने के भी दिशा निर्देश जारी किए। ये निश्चिंत रहें, न तो एक पैसे की मांग की जाएगी और न कोई गलत काम के लिए कहा जाएगा। ये सड़कें गंगा का रूप है, इसके ऊपर कोई भी अतिक्रमण करे उसको सहन नहीं करना। इन पे नगर निगम के अंतर्गत मांस की दुकानें आती हैं, तो वो भी 22 तारीख को बंद रहेंगे। मैंने कहा एक को देख करके दूसरा अतिक्रमण करता है, तो जब अतिक्रमण ही हट जाएगा तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। हम सांप्रदायिकता के आधार पर बिना देखे, सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं देखते हुए इसको सामाजिक समस्या के आधार पर देखते हैं कि जयपुर जैसे शहर में अगर अतिक्रमण होने लग जाएगा तो दुनिया के सामने कैसे कहेंगे कि हम जयपुर के रहने वाले हैं। अस्थायी है उसे हटाया जाएगा। अभी भी हमारा विशेष सफाई पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें अतिक्रमण भी हटता है, सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। ये कंटिन्यू रहेगा और मुझे लगता है कि रोड जो है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए, जहाँ पर आम आदमी को ट्रैफिक जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसीलिए जितना भी अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और जहाँ पर लोगों के पास लाइसेंस है कहीं ना कहीं निगम से जो मिले हुए हैं, तो उनको एक ही रो में लाइन अप किया जाएगा, जिससे आम आदमी को परेशानी नहीं। देखिए, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उसको सीज किया जाएगा और निश्चित तौर पर हमारा ये पखवाड़ा सफाई का है। उसमें सफाई में सभी चीज़ें आती हैं, चाहे हमारी मांस की दुकानें हो, चाहे अवैध अतिक्रमण हो, और जिनके पास भी लाइसेंस नहीं है उन सबको निगम की तरफ से जब्त किया जाएगा और सीज किया जाएगा। मैम, ये जगह जगह खुला कचरा डिपोज जो है, हम तो हमारे तरफ से हुपर्स भेजते हैं, वार्ड वाइज हमारे 3 हुपर्स हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं आम जन जो अपना घर का कचरा बाहर डालते हैं, मैं उन सब से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी, जयपुर की बेटी होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते, कि आप अपने डस्टबिन का कचरा हुपर में डालिए, ताकि वो आपके बाहर चौराहे पे, तिराहे पे ना दिखे, और इससे हमारी समस्या तो हल होगी, आपकी भी समस्या हल होगी, क्योंकि आपका अपना जयपुर शहर है जो साफ और स्वच्छ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहें। उधर डिग जिले में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कामा के बस स्टैंड स्थित विकसित भारत शिविर का विधायक नौक्षम चौधरी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जिले के आमजनों के उम्मीदों पर खरा उतर रही है। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने पूरे देश की गारंटी ली है और इस गारंटी के तहत हर एक नागरिक की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उन्हें लाभान्वित किया जाए। उन्होंने शिविर में उपस्थित सभी से आह्वान किया कि ग्रामीण हो या शहरी शिविर, सभी आम आदमी इसका भरपूर लाभ उठाएं। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से रेल पर काफी असर हो रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर एवं बीकानेर मंडल के रेलखंड प्रमुखता कोहरे की अधिकता से प्रभावित रहती है। कोहरे की अधिकता वाले रेलखंडों में रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे ने विशेष अतिरिक्त प्रबंध किए हैं, जिसमें संबंधित विभाग इंजीनियरिंग, सिग्नल और दूरसंचार, विद्युत परिचालन और संचार विभाग को हर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में कोहरे के दौरान रेल संचालन प्रभावित होता है और इसी तरह उत्तर पश्चिम रेलवे के भी जयपुर और बीकानेर मंडल के कुछ रेलखंडों पर सर्दियों के कारण
कोहरे की अधिकता के कारण से कभी कभी रेल संचालन प्रभावित होता है। हमारे पूरा प्रयास रहता है उत्तर पश्चिम रेलवे का कि इन सर्दी के मौसम में कोहरे के दौरान जो संचालन में सतर्कता बरतनी चाहिए वो हम करते हैं, और इस तरह से हम लोगों को काउंसिल भी करते हैं, और जो हमारे रेल संचालन को सुरक्षित रखने के जो उपाय हैं वो पूरे लिए जाते हैं। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ ने अभी समीक्षा बैठक के दौरान मंडल रेल प्रबंधकों और संबंधित विभागाध्यक्षों को इसके बारे में सख्त निर्देश दिए हैं कि कैसे सतर्क रूप से हमें गाड़ियों का संचालन करना है ताकि कोई भी अप्रिय दुर्घटना ना हो। हमने उत्तर पश्चिम रेलवे में इस बार जो लोकोमोटिव होते हैं, इंजन होते हैं, उसमें हमने फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको पायलट को प्रोवाइड किए हैं। ये फॉग सेफ्टी डिवाइस जो है सिग्नल की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, वो लोको पायलट को विजुअली अलार्म के रूप में बताते रहता है, विजुअली भी और अलर्ट के रूप में भी। तो इससे लोको पायलट जो है सतर्क होकर के उसको पता रहता है कि कितनी दूरी पे कौन सा सिग्नल आने वाला है, और इस तरह से वो संरक्षित और सतर्क होकर के गाड़ी का संचालन करता है। इसी तरह से हमने जो है जो लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं और जो फाटक होते हैं या और इस तरह के जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना होती है वहाँ पे हमने चूना मार्किंग करवाई है और विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट लगवाए हैं। इसी तरह से जो सर्दियों के दौरान खास करके रेल फ्रैक्चर और वेल्डिंग फ्रैक्चर की समस्या आती है क्योंकि टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन होता है, तो जो पेट्रोलमैन होते हैं जो कि ट्रैक पे चलते हैं उनको भी बहुत ही हमने सतर्क रहने को कहा है और कोई भी अप्रिय घटना होने पे तुरंत ही कंट्रोल को अलर्ट करने को कहा है। बानसूर में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप स्कीम बंद करने का विरोध जारी है, जिसको लेकर राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही इंटर्नशिप कार्यक्रम को चालू रखने की मांग की है। युवा मित्रों ने बताया कि गहलोत सरकार ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत 5000 छात्रों को युवा मित्र इंटर्नशिप का लाभ देते हुए यह योजना शुरू की थी, जिसका लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। इस दौरान मनोज सैनी, रामविलास मुखर, सीताराम गुर्जर सहित युवा मित्र मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा बानसूर विधानसभा की ग्राम पंचायत बबेड़ियों और नांगल लाखा ग्राम पंचायत पहुंची है, जहां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर शिविर का आयोजन हुआ और शिविर में बानसूर विधायक देव सिंह शेखावत और कोटपुतली बहरोड जिले के कलेक्टर शुभम चौधरी पहुंचे। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना के बारे में आमजन को जानकारी दी गई। बीजेपी विधायक देव सिंह शेखावत के शिविर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया है। विधायक देव सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर सरकार काम कर रही है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। में जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर दिया जाएगा। 1 तारीख से वो योजना लागू हो गई है और रजिस्ट्रेशन उसके जारी है और 1 तारीख के बाद में जो भी आपको सिलेंडर आएंगे वो 450 रुपए में प्राप्त होने वाला। यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा जो पूरे देश में लागू की गई है आयुष्मान योजना, उसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है और पिछली गवर्नमेंट में भी 25 लाख की घोषणा की गई थी। वो योजना अलग नाम से थी, लेकिन ज्यादातर लोग तो 5 लाख 10 लाख तक कवर हो जाते हैं। बहुत कम पेशेंट को 25 लाख तक जरूरत पड़ती है। उसका महत्व देखते हुए और अभी तक के अनुभव को देखते हुए, जिस तरह से ये गाड़ियां नहीं होती है भाई इसका राजस्थान का परमिट है, इसका राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली का है, वैसे जो आपको ये आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं ये ऑल इंडिया परमिट के कार्ड हैं। इनको चाहे आप केरल में इलाज करा सकते हैं, चाहे जम्मू में करा सकते हैं, चाहे हिमाचल में आप इलाज कराएं, चाहे कर्नाटक में आप इलाज कराएं। जहां भी व्यक्ति इलाज कराएगा उसे इस योजना से वो कवर होंगे। बाकी किसानों के लिए बात बताई जा रही है, ये एक प्रैक्टिकल बात है और मैं सबके दुख सुख में शामिल होता रहता हूं। मुझे खुद को बड़ा अचंभा आता है कि ये हमारा ये सतह ग्राउंड का जो पानी है, पहले तो क्या झरने का पानी था, कुओं में ऊपर का पानी आता था तो वो अपेक्षाकृत शुद्ध होता था। अब हमारा ये जल है जो और हम भूगर्भ से कोई 400 फुट से निकाल रहा है, कोई 500 से, कोई 1000 से। अब या तो इस जल की गुणवत्ता में कमी आ गई, उसमें कुछ ऐसे तत्व आ गए जिससे हमारे यहाँ भयंकर तरीके से कैंसर रोग बढ़ रहा है। मेरा निजी अनुभव ये है, कई बार तो मैं बैठने जाता हूं तो मुझे ये लगता है जितनी मौतें होती हैं उनमें आधी तो कैंसर की होती है।
अब कई पंचायतों में ये कैंप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने अपने भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से शायद सुना भी होगा इनके बारे में। तो इसमें कई सुविधाएं हैं जो आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। आईईसी के अलावा, आईईसी मतलब जो स्कीम्स का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और जो आपको मुझे लगता है जिन चीज़ों का लाभ आवश्यक रूप से उठाना चाहिए और जो अधिकतर लोग आप में से जो है वो उठा सकते हैं। तो एक तो आपके यहाँ पे हेल्थ कैंप्स भी लग रहे हैं, तो डॉक्टर्स की टीम जो है वो बैठी है, तो कोई यदि समस्या है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। इसके अलावा टीबी की भी स्क्रीनिंग हो रही है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा यदि खांसी रही हो तो वो तो आवश्यक रूप से ही कराएं, बट बाकी लोग भी जिनको कोई भी संशय इस प्रकार का हो तो वो ज़रूर जो है अपनी टीबी की स्क्रीनिंग करा लें। टीबी जब शुरू में पता चल जाता है तो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन अगर टीबी जो है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। लंबे समय के बाद राजधानी जयपुर में उत्सव जैसी तैयारियां होती दिख रही है, और हो भी क्यों ना, जयपुर गवाह बनने जा रहा है पहली बार होने जा रही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का। इसके अलावा दूसरी वजह रामोत्सव है, जिसके चलते पूरे शहर की साफ सफाई के लिए सारे इंतजाम कराए जा रहे हैं। इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से हो रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे। इस उपलक्ष्य में भी पूरे राजस्थान में रामोत्सव मनाया जा रहा है। बता चले इन दिनों और इन्हीं कारणों की वजह से नगर निगम मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके अलावा नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम हेरिटेज को भी एक करने की तैयारी चल रही है। इन मुद्दे पर नवतेज टीवी ने ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावात से खास बातचीत की। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम अपने महल में विराजेंगे, और उसके साथ ही आपको बता दें एक और प्रोग्राम राजधानी जयपुर में 5 और 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। इन दो हम कह सकते हैं ओकेजन्स पे कहीं ना कहीं नगर निगम ग्रेटर हरकत में आया है और पूरे जयपुर में एक वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चला रखा है। भले ही वो आम सड़क हो या फिर जयपुर के मंदिर हो या फिर कई जो ऐसे महापुरुष हो जिनके स्टैचू हैं, उनकी भी लंबे समय के बाद स्वच्छता उनकी भी की जा रही है। हमारे साथ में डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी खड़े हैं। सर, जयपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, 2 ओकेजन्स हैं। एक तो रामोत्सव पूरा जयपुर मना रहा है और 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है जो जयपुर वासियों को भी लग रही है, बहुत लंबे समय के बाद में, कांग्रेस सरकार के बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई, अब स्वच्छता अभियान एक वृहद स्तर पर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता को लेकर बहुत विशेष आग्रह रहा है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने का जो संकल्प हमें दिलाया था, आज वो प्रत्यक्ष रूप से नज़र आ रहा है। और जयपुर ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान में ये स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का आगमन है, गृह मंत्री जी का आगमन है, नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संगठन, व्यापारिक संगठन, ये सब मिलकर जयपुर को एक स्वच्छ शहर बनाने के इस वृहद अभियान में जुड़े हैं। निगम भी उसमें अपना पूरा सहयोग कर रहा है और मेरा मानना है कि ये जो अभियान प्रारंभ हुआ है, ये अभियान जयपुर की तस्वीर को बदलेगा। जयपुर पर्यटन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है और आप देख ही रहे हैं पर्यटन कितनी बड़ी मात्रा में, तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। न सिर्फ विदेशी वरन अब तो डोमेस्टिक टूरिज्म भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद बहुत बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभियान बहुत दूर तक इसका दूरगामी सुपरिणाम आने वाला है। और जहाँ तक 22 जनवरी की बात है, तो इससे बड़ा हर्ष का तो कोई कालखंड हो नहीं सकता। 500 साल के इंतजार ख़त्म होने के लिए जा रहा है। रामलला अयोध्या में अपने मंदिर में विराजेंगे और पूरा भारत दिवाली मनाएगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले भारतीय दिवाली मनाएंगे। एक इतना बड़ा उत्सव जयपुर में भी नज़र आए, वो जयपुर की आम जनता के साथ जुड़कर हम सब उसको बहुत भव्यतम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस पर कार्य भी कर रहे हैं। सर, स्वच्छता की अगर बात कर लें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले कई सालों में जयपुर लगातार पिछड़ता हुआ सा नजर आया, लेकिन अब की बार देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी नगर निगम काफी सक्रिय है। भले साफ सफाई की बात हो या अतिक्रमण की बात हो, उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं 3 साल से उपमहापौर हूँ
और मैंने देखा है कि हमारे तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था को हम कायम करना चाहते थे वो हम कायम नहीं कर पाए। उसका कारण कुछ निगम की कमजोरी है, तो कुछ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो रवैया जयपुर शहर को लेकर था वो है। उन्होंने जिस तरीके से जयपुर, जोधपुर और कोटा को राजनीतिक कारणों से दो हिस्सों में बांटा और नगर निगम के टुकड़े किए बिना किसी संसाधनों के, बिना किसी प्लानिंग के, उसका दुष्परिणाम इन तीनों शहरों ने भुगता है। जहाँ जयपुर पिछड़ा हुआ था, वहीं कोटा जो स्वयं शांति धारीवाल जी का गृह क्षेत्र है वो 48वें नंबर पर यानी आखिरी नंबर पर था। और अब मैं समझता हूँ ये तस्वीर भी बदलेगी और इसके लिए पूरी तरह से प्रयास प्रारंभ हुए हैं। न सिर्फ जयपुर वरन पूरे राजस्थान के शहरी क्षेत्र में आप परिवर्तन देखेंगे। अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि ये सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में लापरवाही और भ्रष्टाचार ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्हें भ्रष्टाचार और लापरवाही की आदत पड़ चुकी है वो वीआरएस ले सकते हैं, और जिन्हें राज्य हित में काम करना है, समाज हित में काम करना है, उनका एप्रिसिएशन भी होगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान को सुंदर और स्वच्छ प्रदेश बनाने में जयपुर नगर निगम भी अपना योगदान देगा। सर, क्या भविष्य में हम वापस दोनों नगर निगमों को एक होता देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये प्रतिबद्धता रही है कि राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार नगर निगमों का विघटन किया गया वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, लेकिन इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है। वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ये पूरा होगा। इसमें समय लग सकता है पर यह निश्चित रूप से होगा, ऐसा मेरा मानना है। इधर हमारे साथ पुनीत कर्नावत जी, इनका साफ तौर पर कहना है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर और 22 जनवरी को होने वाले रामोत्सव को लेकर जो भी तैयारियां चल रही पूरे जयपुर में, भले ही वो सड़कों की साफ सफाई हो, महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई हो, हर एक जगह की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और भविष्य में नगर निगम के एक होने के सवाल पे पुनीत कर्नावत जी का साफ तौर पर कहना है एक लंबी वैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इसको एक वापस किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर रामोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसके लिए शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए टीमों द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा। रामोत्सव के दूसरे दिन महापौर सौम्या गुर्जर सांगा बाबा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद मंदिर के परिसर की साफ सफाई की। इसके बाद महापौर त्रिपोलिया हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा दिगंबर जैन मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के परिसर की सफाई की। इसके बाद परिसर में उन्होंने रंगोली भी बनाई। इस अवसर पर महापौर ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम सब के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। महापौर ने कहा, सभी जयपुर वासी अयोध्या की तरह जयपुर को भी दीपों से जगमगा देंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम अपने महल में विराजेंगे। उसे लेकर संपूर्ण देश में तैयारियां की जा रही हैं कि किस प्रकार से उस दिन को खास बनाया जाए। राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर भी 22 जनवरी तक पूरे जयपुर शहर के अंदर रामोत्सव के तहत कई प्रकार से तैयारियां कर रही हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वच्छता अभियान भी लगातार चलाया हुआ है। न सिर्फ सड़क बल्कि मंदिरों तक की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैम, किस प्रकार से इस आयोजन को आप पूरा देख रहे हैं? ये पूरा अभियान यूँ कहे कि भगवान श्री राम जी की उधर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही होगी और जयपुर जो है वो भी अयोध्या की तरह सजेगा, क्योंकि जयपुर वासियों का भी कहीं ना कहीं एक सपना है कि उस दिन वो भी भगवान के साक्षात दर्शन करें, वो भी अयोध्या नगरी जाए। पर चूंकि अयोध्या शहर है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, तो उसके तहत 22 जनवरी को लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो फिर वो अपने शहर को भगवान श्री राम जी के आगमन के लिए तैयार रखेंगे। तो जहाँ भगवान श्री राम आएंगे तो वहाँ स्वच्छता होना तो आवश्यक है, और जो हमारे महापुरुष है उनकी स्टेच्यूज है वहाँ भी स्वच्छता हो रही है। उसके साथ में हमारे मंदिर है, मंदिरों में धार्मिक स्थल है सारे, उन धार्मिक स्थलों पर भी स्वच्छता करके रंगोलियाँ बनाई जा रही है। और इसके साथ में ही सार्वजनिक पार्क हो गए, चौराहे हो गए, इन सब पे स्वच्छता करके और उसके साथ ही रंगोलियाँ बनाई जाएगी सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, और 5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। यानी ये जयपुर नगर निगम की तरफ से 5 लाख दीपों का दान किया जाएगा। प्रमुख मंदिरों के अंदर अस्थायी रोशनी करवाई जाएगी, दीपक भेजे जाएंगे, हर चौराहे के ऊपर दीपक लगाए जाएंगे। और इसमें हमारे नगर निगम की पूरे जो है कार्य आवंटित करके सबकी निश्चित ड्यूटियाँ भी लगाई जाएगी कि उस वक्त एक ही समय के अंदर 5 लाख दीपक
एक साथ में जगेंगे तो एक वातावरण तैयार होगा, और उसके साथ में जयपुर वासी भी साथ में आएंगे तो मुझे लगता है ये 5 लाख का कारवा 11 लाख 21 लाख तक भी पहुंचेगा और पूरा जयपुर जगमग होगा। और उस दिन पूरा जयपुर गुलाबी नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम बन जाएगा। और हमारे शहर के कण कण में, हमारे रोम रोम के अंदर भगवान श्री राम बसेंगे। आज सुबह आप भी सांगा बाबा से आपने भी शुरुआत करी थी, वहाँ पे आपने भी रंगोली बनाई थी। अब ये शहर की नागरिक होने के नाते और शहर का हर व्यक्ति खुशी मना रहा है। आपने सुबह वहाँ देखा भी होगा किस तरह महिलाएं गीत गाकर झूम रही थी, तो वो उत्साह था, भगवान श्री राम के लिए उत्साह है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब राम जी आएंगे तो हमारा पूरा देश रंगोली मनाएगा, पूरा देश दीपावली मनाएगा, दीपोत्सव मनाएगा, रंगोलियाँ, हम मिठाई बांटेंगे, रंगोलियाँ बनाएंगे, आपसी तालमेल, सबका साथ, सबका विकास, इस पर काम होगा और तभी जाकर विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा होगा। तो ये थे हमारे साथ ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 22 जनवरी तक तमाम जयपुर के जो प्रमुख मंदिर हैं, चौराहे हैं, सड़कें हैं, उन महापुरुषों के जो स्टैचू हैं उनको सबकी साफ़ सफाई होगी, रंगोलियाँ और दीपदान तक की पूरी योजना है। इन तमाम चीज़ों को जयपुर ग्रेटर मेयर खुद इसको वॉच कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं। और 22 जनवरी को जैसा कि सौम्या गुर्जर ने कहा कि संपूर्ण जयपुर दीपोत्सव मनाने जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र के हिट एंड रन कानून के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग राज्य से आए हुए ड्राइवर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं ट्रांसपोर्ट यूनियन के समर्थन में पूर्व सांसद उदित राज और कांग्रेस के सीनियर लीडर जंतर मंतर पहुंचे। सामने खड़ा होता है, वो चाहे कोई भी हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, उसका विरोध करना जरूरी है। और एक बात और मैंने पहले भी कही थी, साथियों, हम इस देश में बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। जब पत्रकारों पर होता है हमला तो थोड़े से पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं, अकेले वही होते हैं। जब बेरोजगारों पर हमला होता है, उनकी तबाही होती है जो हो रही है इस देश में, तो चंद बेरोजगार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं। ठीक इसी तरह से अलग अलग सेक्शन में होते हैं, जबकि सबको अब समझ में आ जाना चाहिए 9.5 साल के बाद, ये सरकार इस देश में चंद पूंजीपतियों और चंद लोगों के अलावा किसी को भी स्वतंत्र रूप से जिंदा देखना नहीं चाहती। देश के 99% लोगों की गर्दन पर हाथ पैर रखकर जैसे सर्दी के मौसम का प्रकोप शुरू हुआ, वैसे ही कन्नौज के जिला अस्पताल में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ गई है। हाल यह है कि पिछले 2 दिनों से यहां रोजाना 15 से 100 बच्चे शिशु विभाग के ओपीडी में आ रही हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित शंकर बच्चों में संक्रमण जकड़न के कारण सांस लेने में दिक्कत की बात बता रही है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक का कहना है कि गलन बढ़ने के कारण बच्चों में सर्दी, बुखार, जुकाम और खांसी के साथ निमोनिया के केस बढ़ रही है। सीएमएस ने बच्चों को ठंड के बीमारियों से बचाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सर्दी तो काफ़ी पड़ रही है और ये बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से ही कमियाँ, ये तबीयत ख़राब होती है। तो सबसे पहले तो ये एक सजेशन है, एडवाइस भी है कि पूरे अच्छी तरीके से कवर्ड रहें, कई परतों के हल्के ऊनी कपड़े पहने और सिर भी ढका हो, हाथ में मिटन्स वगैरह हो, पैर में सॉक्स वगैरह हो। और जो छोटे नवजात शिशु हैं उनको विशेष करके ये ख्याल रखना पड़ेगा उनके अभिभावकों को। प्लस जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी मतलब एडिक्वेटली कपड़े होने चाहिए गर्म ढकने के लिए। और अननेसेसरीली खुले में एक्सपोजर में खेलना या चलना फिरना या ठंडे पानी से नहा लेना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अभी अवॉइड करेंगे। साथ ही में जो बच्चे 2 साल के ऊपर हैं उनके लिए स्वादिष्ट और अभी आज के मौसम में अच्छे मतलब फल हैं जो कि इम्यून एनहांसर्स हैं, तो विटामिन सी से रिच हैं। ऐसे फलों के सेवन भी इसमें एडवाइस किया जाता है। कड़ाके की ठंड में जहां एक तरफ सरकार गरीबों के लिए रैन बसेरा बनाकर बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं इस कड़ाके की ठंड में जनपद बहराइच के जरवल में घाघरा नदी के किनारे बसे कटान पीड़ितों को उजाड़ने के लिए रेलवे प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और गरीबों के आशियानों को ध्वस्त करने में जुट गया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद फरवरी तक की मोहलत दी गई है। बाबू
जो रेलवे में हमन का 10 साल से बसल बाड़ी। हाँ, डैम ले आके बसा दिला, उजाड़ के बंधा पर से नदी में से उचिया के बसा दिला, हमन का के बसल हैं। अब जब गवर्नमेंट जो कॉलोनी दी तब वहाँ बनवायन तब रेलवे वाले उजाड़ के गिरा भरा के सब काट कूट के गिरा दीन। अब रोई थे बैठ के का करी, कहाँ चले जाए, न एक विश्वास जमीन है, न कोई कमाए वाला है, न धमाए वाला है, राड़ी रेवा हमन का दू जानी बेवा परे हन। हाँ, कहाँ चले जाए। 10 साल रेल में रहत हो गई, घर कट गवा तो बांध परियान, बांधा कट गवा तो रेल के जमीन में यहाँ बसाइन, तो वहाँ रहन 8-10 साल से। तब अब यहाँ सब ढकियल उकियल दीने 2 रोज हो गए, मुँह का दाना नहीं गा है। और जाड़े पालम 10-15 जनक परिवार है, तो कहाँ लेके घाघर हम। आज ये जो है रेल के तरफ से जो है ये किसानों को जो है बुलडोजर ला करके और ये इनका घर तोड़ने का काम यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। और ये जितने मजदूर हैं ये सब पलायन पे हैं, ये कटान के किसान हैं। इनके पास ना तो जोतने के लिए ज़मीन है, ना रहने के लिए घर है। तो इनके लिए जिला अधिकारी महोदया से और एसडीएम महोदय से वार्ता की गई है और जल्द से जल्द इनके लिए आवासीय जगह इनको दिलाई जाएगी, अस्थायी होंगे ये। तब तक के लिए आज यहाँ वार्ता की गई है। जो यहाँ के एसआई महोदय हैं रेल विभाग के, उनसे बात की गई है। उन्होंने बताया है कि 1 महीने का हम टाइम दे रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर इनकी व्यवस्था नहीं होती है तो अगली वाली नोटिस दे करके और इनका घर जो है तोड़ के यहाँ से इनको हटा दिया। यूपी के जनपद एटा के नगर अलीगंज में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक आचार्य श्री मनोज अवस्थी के मुखारबिंदु से बड़ी संख्या में भक्तजन 3 जनवरी से 10 जनवरी तक कथा का श्रवण करेंगे। शोभा यात्रा के दौरान अलीगंज के भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, नगर पालिका परिषद अलीगंज अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुजीत गुप्ता उर्फ बॉबी, कार्यक्रम के आयोजक अजयपाल सिंह उर्फ बंटी आदि मौजूद रही। सिंगर अल्तमश फरीदी के सहारनपुर पहुंचने पर जाने माने गायक संगीतकारों ने जोरदार स्वागत किया है। होटल सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान अल्तमश ने कहा कि हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की मूवी डंकी में उनके सॉन्ग को काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही कहा सहारनपुर शहर का नाम और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इस दौरान अल्तमश ने बताया कि जल्द ही सहारनपुर के अंदर उनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें पूरे जनपद के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आई एम फ्रॉम सहारनपुर और अभी हाल ही में जो हमारा गाना आया है मेरा और माय ब्रदर शादाब फरीदी, डंकी मूवी में अभी गाना आया है, शाहरुख खान के लिए गाया है। गाने का नाम है मैं तेरा रास्ता देखूंगा। मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। एक्चुअली ऑफ कोर्स मुझे प्रेरणा जो मिली है मेरे डैडी से मिली है ऑफ कोर्स। और हमारे जो बुज़ुर्ग रहे हैं वो उनका हमेशा म्यूज़िक से ताल्लुक़ रहा है और म्यूज़िकल फैमिली मेरा बैकग्राउंड है। तो डेफिनेटली जब एक अच्छी लाइन में और एक संगीत से जुड़े हुए हैं सब लोग, तो फिर डेफिनेटली मुझे भी संगीत में ही आना था और बहुत शौक़ था बचपन से मुझे। और मैंने अपने डैडी से तालीम ली है और टचवुड आज बॉलीवुड में मैं जो भी कुछ हूँ, अभी तो खैर बहुत कुछ करना है, बट जो भी है मेरा नाम है मेरे वालिद साहब एंड माय बिग ब्रदर शादाब फरीदी, तो उनसे मैंने ये प्रेरणा ली है। अभी होने लगा है पहले नहीं होता था। उधर बिजनौर में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर के द्वारा रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। एसोसिएशन द्वारा चड्डा शुगर मिल चांदपुर में कार्यक्रम आयोजित कर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और ट्रकों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। सर्दी के मौसम में मार्गों पर घना कोहरा छा जाता है जिससे वाहन दिखाई देने में दिक्कतें आ जाती है। वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके और इसीलिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर लोगों से सुरक्षित वाहन चलाने का आह्वान किया गया। हमारी एक संस्था है एम, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं अभिषेक गोयल जी। उनके तत्वाधान में और पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार उनके सहयोग के अनुरूप हमने जो आजकल कोहरे में दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं उसको रोकने के लिए रिफ्लेक्टर लगाए हैं। इन रिफ्लेक्टरों को हमने ट्रैक्टर, ट्रॉली, बुग्गी और ट्रक जिनके ऊपर लाइटों का कम प्रभाव पड़ता है उस पर लगाया गया ताकि रात में वो चमके और किसी भी दुर्घटना से हम बचाव कर सकें। हमारा उद्देश्य है कम से कम जनहानि हो। इसी उद्देश्य से हमने
जनहित के लिए ये हमने कार्य किया है और आशा करते हैं हम इसी प्रकार। उधर बिजनौर के हिमपुर दीप थाना क्षेत्र में 2 लोगों में से एक ने कार पर फायरिंग कर दी और फायरिंग में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में एसपी ग्रामीण राम अर्च का कहना है कि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आज फतेहपुर कला में हुई फायरिंग की घटना के बारे में अवगत कराना है कि लगभग 9:30 बजे पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पुनीतपुर बल्ली जब हिमपुर दीपा से अपने गांव फतेहपुर कला जा रहे थे, जब वो मुख्य मार्ग से गांव की तरफ मुड़े लगभग 100 मीटर दूरी पर 2 व्यक्ति आए और इनकी कार अत्यंत स्लो गति से चल रही थी। एक व्यक्ति ने ड्राइवर की साइड से फायर किया जो उनके बाएँ हाथ के कोहनी के ऊपर लगी और जिसमें काफ़ी ब्लैकनिंग भी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इनके अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ मंदिर परिसर में अस्थायी हेलीपैड बनाई जा रही है। हेलीपैड बनाने का सबसे बड़ा कारण वीवीआईपी मूवमेंट है, ताकि आमजन को किसी तरह की दिक्कत ना हो। वीवीआईपी लोगों के आने पर आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि राम मंदिर परिसर में ही स्थायी हेलीपैड बनाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि परिसर बहुत ही बड़ा है और लगभग 100 एकड़ का है। उसी में हेलीपैड का निर्माण हो रहा है। बाबूजी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए मंदिर परिसर में हेलीपैड बनाने जा रहा है, क्या है ये? हेलीपैड तो अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो कहीं ऐसी इच्छा ना हो जाए उनकी कि मैं मंदिर दर्शन करने जाऊंगा, तो हेलीपैड का निर्माण कर दिया गया था। और वो आगे प्रमुख अगर कोई महत्वपूर्ण लोग आते हैं तो हेलीपैड का उनके लिए इस्तेमाल मंदिर में दर्शन करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जिससे आम जनता को कोई प्रभाव आवागमन पे न पड़े। ये हेलीपैड कहाँ पे बनाया? हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, उसी में एक जगह एक बना दिया गया है साइड में। ये कार्य शुरू हो गया? अब हेलीपैड तो अस्थायी रहता है, अस्थायी बना दिया गया। तो हेलीपैड तो ऐसा है नहीं परमानेंट रहता हुआ, अरे हेलीपैड तो अस्थायी रूप से रहता है, बन गया, जब भी चाहे इस्तेमाल कर ले, और जब इस्तेमाल कोई करेगा तो जो उसमें कमी होगी उसको दर्ज कर दिया जाएगा। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी की समीक्षा करने एडीजी जोन पीयूष मोढिया पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महोत्सव में एंट्री के लिए QR कोड भी दिया जाएगा, जिसके जरिए सभी अतिथियों को राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। एडीजी जोन पीयूष मोढिया ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न जगहों से लोग अयोध्या पहुंचेंगे। जो जिस रास्ते से आएंगे उन्हें कैसे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचा जाए और बिना किसी परेशानी से सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात वापस संतुष्ट होकर जा सके, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में आने वाले कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श हुआ। विभिन्न स्थानों से लोग आएंगे, किस प्रकार से यातायात संचालित होगा, कहां कहां पर पार्किंग की जाएगी, पार्किंग करने के पश्चात कैसे हम आगंतुकों को मुख्य कार्यक्रम तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करेंगे और बिना किसी परेशानी के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अपने पूजा दर्शन इत्यादि करके वापस संतुष्ट होकर जा सकें। इन्हीं सब बातों पे विचार विमर्श हुआ था। किस प्रकार के पासेस होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम लोग चेकिंग करेंगे। हमने जो अपनी तरफ से सुझाव देने थे उन्हें दिए, उन्होंने जो अपेक्षाएं थी बताई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, प्रशासन की टीम और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, उन सभी के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करा पाएंगे। देखिए, इसके बारे में एग्जैक्ट संख्या और जो है ब्रेकअप तो इस समय ट्रस्ट वाले लोग ही बता सकेंगे, पर मुझे मेरे अंदाजे से और जो अब तक जो मिली जानकारी उसके हिसाब से कुल मिलाकर अतिथिगण 8 से 10 हज़ार के बीच में होंगे। कोई व्यवस्था बनाई जाए। इस व्यवस्था को बनाने के लिए QR कोड का भी
निमंत्रण पत्र पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जो फ़ायदा हमें होता है वो ये है कि हम ये तय कर पाते हैं कि कोई इम्पोस्टर प्रवेश नहीं कर रहा है, और यदि कोई किसी प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे जनपद में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें हम बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।